हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको रेस्पिरेशन पार्ट 3 के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने 2 पार्ट इसके बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वो दोनों पार्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने जनरल इंट्रोडक्शन बताया रेस्पिरेशन का, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है उनके फंक्शंस देखे कि किस किस ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन होता है। इसके अलावा हमने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखा और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी देखी हमने, इसका वॉल्यूम देखे। ठीक है, वो सारे हमने पिछले वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करवा दिए हैं। अगर आपको उनके बारे में और अच्छी तरह से स्टडी करनी है तो आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन कराऊंगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे हम, जिसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। इसके अलावा कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के, या फिर हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके क्या क्या डिजीज हो सकती हैं इससे रिलेटेड, उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो गैसेस होती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उनका ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है और किस किस अमाउंट में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, कौन कौन इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड CO2। CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का जो मेन मीडियम होता है वो क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड के थ्रू ही क्या होता है? ऑक्सीजन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, टिश्यू या सेल्स में पहुंचता है। ठीक है, सबसे मेन जो मीडियम होता है वो क्या होता है? ब्लड होता है। नेक्स्ट है अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसी इन द ब्लड। ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? 97%। ठीक है, ब्लड का एक पार्ट होता है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी जो होता है इसमें ब्लड इन से मिलकर बनता है। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। ठीक है, इन सबसे मिलकर के क्या होता है? ब्लड होता है। पर जो ब्लड का आरबीसी का जो पार्ट है, कंपोनेंट्स है, वो ही क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। जबकि जो प्लाज्मा पार्ट है, ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है, उसका वो क्या करता है? ऑक्सीजन का केवल 3 पार्ट ही क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, आपको जैसे इस गिफ्ट में भी दिख रखा है कि ये क्या है? कैपिलरीज है, और इसमें क्या होता है? ब्लड फ्लो होता रहता है। ब्लड के अंदर क्या होती है? आरबीसीज होती है, जो आपको दिख रही है इस तरह से। तो ये आरबीसीज क्या होती हैं? यहाँ से एल्वेलाई से ये इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू इसमें ऑक्सीजन आती है, और ये ऑक्सीजन किससे बाइंड अप हो जाती है? इसमें जो आरबीसीज होती है उससे बाइंड अप हो जाती है। ठीक है, अब आरबीसीज में भी क्या होता है? एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसको हम आगे की जो स्लाइड है उसमें डिटेल से स्टडी करेंगे, किस तरह से वो बाइंड अप होते हैं और क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स बनते हैं। तो हमने आपको इसमें समझा दिया है कि जो ऑक्सीजन है वो 97% किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? आरबीसीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और 3% ऑक्सीजन किसके प्लाज्मा के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसीज। आरबीसीज के द्वारा ही क्या होता है? CO2 का भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, CO2 कहाँ से जाता है? जैसे टिश्यूज हो गए, उसमें जब ऑक्सीजन की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती है उसके बाद क्या होती है? जो CO2 बनती है, तो CO2 को वेस्ट प्रोडक्ट है एज ए रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो वो भी क्या होता है कि आरबीसी से बाइंड अप होकर ही क्या निकलता है? बाहर निकलता है। लेकिन कितना परसेंट निकलता है? 20 से 25% CO2 आरबीसी से बाइंड अप होकर के बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 70% इज कैरिड आउट बाय कार्बोनेट फॉर्म। जो कार्बोनेट फॉर्म होती है CO2 के
वो कितने परसेंट बाहर निकलते हैं? 70%। 70% जो CO2 है वो किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? बाइकार्बोनेट के रूप में बाहर निकलेगा। ये क्या फैक्ट है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरिड इन अ डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। जिस तरह से CO ऑक्सीजन भी क्या होता है? प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। कितना परसेंट? 3%। लेकिन जो CO2 है वो कितने परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के थ्रू? 7% ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये तो क्या कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है ना। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है हीमोग्लोबिन का। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के साथ बाइंड अप होकर के ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, ठीक है, जो आयरन कंटेनिंग होता है और किस में प्रेजेंट होता है? आरबीसीज में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से क्या कर सकते हैं हम? किसी भी पर्सन के आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं है उसमें, ये भी हम उसको क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर लेते हैं। और इसका जो एस्टिमेशन का जो मेथड है वो मैंने अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बता रखा है इसमें, कि हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। अगर आप और डिटेल से हीमोग्लोबिन के बारे में जानना चाहते हैं कि हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन किस तरह से किया जाता है, कौन से मेथड से किया जाता है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वो देख सकते हैं। मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है। तो इस वीडियो में मैं आपको हीमोग्लोबिन का जनरल इंट्रोडक्शन ही बताऊंगी कि हीमोग्लोबिन आखिर क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये क्या होता है? ये रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है एंड प्रेजेंट इन द आरबीसी। जो आरबीसी में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसके बाद जब ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या होती है? बाइंड अप होती है, तो एक नया प्रोडक्ट बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है वो एक प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल मैनर या रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, उसके थ्रू बनता है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? कि ऐसी प्रोसेस जिससे क्या होता है कि मैटर आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट वापस ब्रेक डाउन होकर के वही एलिमेंट्स बना लेता है जिनसे क्या होता है? वो प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको। जैसे अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है वो भी क्या होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अमोनिया को जो बनाते हैं, ठीक है, अमोनिया जो बनती है वो किससे बनती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलती है, ठीक है। एक नाइट्रोजन का उसमें मॉलिक्यूल होता है और 3 मॉलिक्यूल इसमें हाइड्रोजन के होते हैं। आपस में वो रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो जब अमोनिया का जब ब्रेकडाउन वापस किया जाता है तो वापस से क्या बनते हैं? वही हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे जो मैनर होता है, ऐसे जो प्रोसेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इसी तरह से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है वो भी रिवर्सिबल मैनर में ही बनता है। मतलब कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड किया तो क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। उसके बाद जैसे ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यूज में, सेल्स में जाएगा तो इसका क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? इनसे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसेस हो गई। अब हम देख लेते हैं कि ईच हीमोग्लोबिन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को क्या ले जाता है? एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बाइंड अप करता है, मैक्सिमम। तो इस तरह से कैसे एस्टिमेशन लगा सकते हैं इसका? एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना ले जा सकता है? 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कितने ले जाएगा? 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज को ले जाएगा, ठीक है। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है? जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन ब्रीदिंग करता है उस कंडीशन में 100 ml ब्लड कितने ऑक्सीजन को ले जाएगा? 5 ml को ऑक्सीजन को कैरिड आउट करेगा ना। कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर। फैक्टर अफेक्टिंग बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग करने को अफेक्ट करते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? कि मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कम बाइंडिंग करेगा या कम ज्यादा बाइंडिंग करेगा? तो वो होते हैं, ये यहाँ पर मैंने कुछ फैक्टर्स राइट डाउन कर रखे हैं। जैसे पार्शियली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया, पार्शियली प्रेशर ऑफ CO2 हो गया, एंड हाइड्रोजन
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो गया और टेम्परेचर हो गया। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसको मैं डिटेल से स्टडी कराऊंगी अभी आपको कि पार्शियली प्रेशर क्या होता है ऑक्सीजन का, कम ज्यादा होगा तो कितने बाइंड अप होंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से, और पार्शियली प्रेशर CO2 का कम होगा या ज्यादा होगा तो किस तरह से इसकी बाइंड अप होगी। तो हम देखते हैं इसकी। इस स्लाइड में मैंने आपको जनरल आपको बता रखा है फिगर के थ्रू कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। जैसे ये टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू से क्या हो जाती है, CO2 बाहर निकलती है और ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर क्या करती है, मूव करती है। तो ये जो करती है वो किसके थ्रू करती है, पार्शियली प्रेशर की वजह से करती है। अब पार्शियली प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, टिश्यूज में कम होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ब्लड है उसमें कम या ज्यादा होगा, तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए यहां पर कुछ मैंने फैक्टर्स लिख रखे, फैक्टर्स फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं हाई पार्शियली प्रेशर। अब पार्शियली प्रेशर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पार्शियली प्रेशर आखिर होता क्या है। तो पार्शियली जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो टिश्यूज होते हैं वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो जो ऑक्सीजन है उसका जो फ्लो होगा, ठीक है, वो किधर से किधर के होगा, लंग्स से टिश्यूज की तरफ होगा। किसकी वजह से होगा, पार्शियली प्रेशर की वजह से। और ये पार्शियली प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। किधर हाई होगा, लंग्स में हाई होगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए क्या जरूरत होगी है, हाई पार्शियली ऑक्सीजन, ठीक है। समझ में आ गया आपको। इसका हम उल्टा कह सकते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम कब बनेगा, ठीक है, ज्यादा कब बनेगा, जब CO2 का पार्शियली प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और ये पार्शियली प्रेशर लो कहाँ होता है कम, ये होता है हमारे टिश्यूज कह सकते हैं, और इसमें सॉरी कम तो लंग्स में होगा, ठीक है। और हाई कहाँ पर होगा, ये जब ऑक्सीजन को उसमें लेके जाएंगे, टिश्यूज में, सेल्स में लेके जाएंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, फिर CO2 का जो पार्शियली प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, और ये मूवमेंट किधर से करेगा, टिश्यू से लंग्स में, और लंग्स से लेकर के ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पार्शियली प्रेशर। तो यहाँ पर ये कुछ जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताए थे कि पार्शियली प्रेशर, ऑक्सीजन और CO2 और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये कम होंगे या ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये बता दिया आपको मैंने कि जो पार्शियली प्रेशर है ये लो होना चाहिए, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए, किसके फॉर्मेशन के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट है फैक्टर फेवरेबल फॉर डिसएसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ने के लिए किसकी, किन फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, अपोजिट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, लो क्या होना चाहिए, लो PO2 होना चाहिए, मतलब पार्शियली ऑक्सीजन, हाई पार्शियली CO2, और हाई कंसंट्रेशन और हायर टेम्परेचर होना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ये फैक्टर्स क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट होते हैं किसके लिए, ऑक्सीजन के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसएसोसिएशन के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आई थिंक ये बात कॉन्सेप्ट की है, ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। नाउ अब जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरह से होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में होता है, हीमोग्लोबिन से भी बाइंड अप करता है, ठीक है, और इसका जो कार्बनिक फॉर्म है उसमें भी ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो 20 से 25% होता है। और किस फॉर्म में होता है, बाइंडिंग विथ CO2 फॉर्म
कार्बोनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन का तो क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में इसका ट्रांसपोर्ट होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या होता है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में इसका ट्रांसपोर्ट होता है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द PCO2 एंड PO2। इसका जो बाइंडिंग है वो किससे रिलेटेड है, पार्शली CO2 और पार्शली ऑक्सीजन। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि पार्शली जो प्रेशर है वो क्या होता है, और पार्शली ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो किस तरह से होता है, कहां पर ज्यादा होता है और कहां पर कम होता है। ठीक है। Now, RBC contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase। ठीक है, जो RBCs होती हैं, RBCs में क्या होता है कि एक एंजाइम होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो इसका क्या फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, ये CO2 प्लस H2O आपस में क्या होता है, एक कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO2, और इसका जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, HCO3 बनता है। ये किस में टूट जाता है, मॉलिक्यूल्स में, और एक और होता है इसमें H प्लस आयन इसमें बन जाता है। ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 ऑफ द एल्वोलाई। ये जो वैल्यू है वो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में ऑक्सीजन की देखी थी ना, तो उसमें क्या होता है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो कितना ऑक्सीजन लेके जाता है, 5 ml लेके जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कितना लेके जाएगा, 4 ml ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्ट करेगा टू द एल्वोलाई। एल्वोलाई के अंदर जाएंगे क्या, CO2। ठीक है, वही कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाती है, ये जो पार्शली जो प्रेशर होता है। ठीक है, यहाँ पर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से जाएगा, टिश्यूज से एल्वोलाई में जाएगा, तो जो इसका प्रेशर होगा, पार्शली प्रेशर ब्लड इसमें ज्यादा होगा टिश्यूज में, और एल्वोलाई में कम होगा। तो जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा टिश्यूज से कहाँ की तरफ होगा, एल्वोलाई में होगा। और कितनी इसमें जाएगी CO2, 4 ml जाएगी, कितने ब्लड में, 100 ml ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद में रखनी है। अब देख लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पर होता है, स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लांगेटा। ये कहाँ पर होता है, ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, जो इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रिदम को। रीजन ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। रेस्पिरेटरी जो रिदम होता है उसको रेगुलेशन करने का काम करता है। कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ठीक है, ये ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। तो ये फैक्चुअल बातें हैं, कई बार क्या एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ये MCQs में आ जाती हैं कि जो रेस्पिरेटरी रिदम है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है। तो इसमें ब्रेन के कुछ पार्ट्स दे दिए जाते हैं, तो आपको इसमें टिक किसको करना है, मेडुला को करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेटिक्स सेंटर। न्यूमेटिक्स सेंटर कौन सा होता है, सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन। ये कौन सा, ये भी ब्रेन का पार्ट है। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, पोन्स रीजन में प्रेजेंट रहता है ऑफ द ब्रेन। मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। ये भी क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी रिदम है सेंटर है उसको क्या करता है, मॉडरेट करने का काम करता है। तो ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें। अब हम देख लेते हैं कुछ डिसऑर्डर हैं यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जैसे अस्थमा हो गया, एम्फाइजमा हो गया। ये क्या क्या होते हैं, जैसे अस्थमा क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स में किसी प्रकार का जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में ब्रीदिंग करने में क्या होता है, डिफिकल्टी आती है, उसको क्या बोलते हैं, अस्थमा कहते हैं। ये क्या एक डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट है एम्फाइजमा। एम्फाइजमा क्या होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर। ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, किसकी वजह से होता है, एक होता है अक्यूट डिसऑर्डर, एक होता है क्रोनिक डिसऑर्डर। अक्यूट का मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, और जो क्रोनिक डिजीज कह सकते हैं, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, वो क्या होता है, लंबे समय के लिए चलती हैं। इसमें हम देखते हैं एल्वियोलर वॉल आर डैमेज, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज। जब रेस्पिरेटरी का सरफेस डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, इसकी वॉल डैमेज हो जाती है, किसकी, एल्वियोलाई की, एल्वियोलर की इसकी डैमेज हो जाती है। इसको ही क्या बोलते हैं, एम्फेजिमा बोलते हैं। इसका कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह है, इसकी वजह से भी एम्फेजिमा हो जाता है ना। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है कुछ, जैसे कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं, कुछ ऐसे वर्क हैं जिनको करने से कुछ पर्सन्स को क्या हो जाते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे एस्बेस्टोस है, ठीक है, सिलिकोसिस वगैरह है। उनको मैं डिटेल से बताऊंगी, उन सारी की मैंने लिस्ट बना रखी है कि ऑक्यूपेशनल डिजीज कौन कौन सी होती है।
तो हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इंडस्ट्रीज लाइक ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जैसे खानों में काम करते हैं या फिर ग्राइंडिंग्स है, ठीक है, पिसाई वगैरह के काम करते हैं, उनमें जो वर्कर्स लगे रहते हैं उनमें क्या हो जाती है, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं। टू मच डस्ट, जैसे बहुत सारी धूल मिट्टी में काम करने वाले होते हैं, उनमें भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं प्रोड्यूस। इस तरह से लंग्स एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, proliferations of fibrous tissues result serious lung damage. Worker in such industries should wear protective mask। ठीक है, ये तो कुछ मैंने आपको जनरल इसका इंट्रोडक्शन बता रखा है कि कौन कौन सी जगह पर काम करने से इस तरह की डिजीज हो जाती हैं और इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो इसका जो है, जैसे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ग्राइंडिंग स्टोन्स ब्रेकिंग में इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, धूल मिट्टी में काम करते हैं, तो ऐसी जगह पर जो, या फिर मूर्ति बनाने का काम करते हैं, तो ऐसी जगह पर जो वर्कर्स काम करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, एक प्रोटेक्टिव मास्क यूज करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यहाँ पर मैंने आपको ये लिस्ट राइट डाउन कर रखी है, आप देख सकते हैं। जैसे एस्बेस्टोसिस है, ये किसकी वजह से होता है, एस्बेस्टोस एक एलिमेंट्स होता है, इसके एक्सपोजर से होता है। और किन किन में हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रिशियंस हो गए, प्लम्बर हो गए, पाइप फिटर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, शिप बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, एस्बेस्टोसिस नामक डिजीज हो जाती है। इसके बाद है सिलिकोसिस, जो है सिलिकोसिस डिजीज है, ये क्या होती है, इसमें जो एलिमेंट्स होता है किसकी वजह से होता है, सिलिका डस्ट की वजह से ये होता है। कहाँ पर हो जाते हैं, जैसे स्टोन कटर होते हैं, खानों में काम जो करते हैं उनमें है, माइन है, सैंड ब्लास्टर है, मेटल ग्राइंडर्स वगैरह, इनमें हो जाते हैं ये, ठीक है। सॉरी, मेटल ग्राइंडर नहीं, इनमें होता है, स्टोन कटर है, माइनर है और सैंड ब्लास्टर्स में। नेक्स्ट हम देख सकते हैं जॉइंट सेल इंडस्ट्रियल निमोनिया है, ठीक है। हार्ड मेटल लंग्स डिजीज है, ये किसकी वजह से होता है, हार्ड मेटल्स, कार्बोल्स हो सकता है, टंगस्टन्स है, कार्बाइड्स है, ये किन की वजह से होता है, जैसे मेटल की जो शॉप वगैरह रहता है, जैसे जैसे वेल्डिंग वगैरह करते हैं, तो उनमें जो काम करते हैं वर्कर, उनमें ये सारी डिजीजें हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा बेरिलियोसिस। बेरिलियोसिस किसकी वजह से होता है, बेरिलियम जो एलिमेंट्स है उसके एक्सपोजर से होता है। और ये किसमें होता है, जैसे मेटल वर्कर हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, न्यूक्लियर वेपन जो यूज करते हैं उनकी वजह से भी हो जाती है, एयरक्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिरामिक है, गोल्फ क्लब होते हैं जो गोल्फ खेलते हैं, उसमें भी ये बेरिलियोसिस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोल वर्कर्स। जो कोल वर्कर्स होते हैं, निमोनियोसिस हो जाता है इसमें, केमिकल वर्कर लंग्स है, तो ये किसकी वजह से होता है, कोल की वजह से, कोयले की जो डस्ट होती है उसकी वजह से उनमें निमोनियोसिस हो जाता है। और ये हम देख सकते हैं किस किस की वजह से होता है, जैसे कोल वर्कर्स होते हैं, कोयले की जो खानों में काम करते हैं, उनमें इस तरह की बीमारियां हो सकती है। तो आप ये देख सकते हैं सारी जो डिजीज है मैंने आपको बता रखी है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज है ये सारी। इस पर हम कह सकते हैं जैसे ऑफिस वर्कर होते हैं, उसमें जो क्या होता है, ह्यूमिडिफाइड लंग्स हो जाते हैं। ह्यूमिडिफाइड्स में क्या होता है कि उसमें कुछ फंगाई या फिर मोल्ड्स का डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से उनमें लंग्स में ये चले जाते हैं फंगस, और क्या हो जाते हैं, उनकी जो लंग्स हैं वो ह्यूमिडिफाइड लंग्स बन जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से। जैसे आजकल ऑफिस वगैरह में देख सकते हैं कि बिल्कुल पैक रहते हैं और एसी वगैरह चलते रहते हैं, तो वहां पर इनका डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है, फंगस और मोल्ड्स का। एंड नेक्स्ट हम कह सकते हैं जैसे लाइफ गार्ड्स के जो होते हैं उनमें हॉट ट्यूब हाइपर सेंसिटिव होते हैं, और ये माइकोबैक्टीरिया एक्सपोजर की वजह से ये डिजीज हो जाती है। माइकोबैक्टीरिया आप समझ सकते हैं कि कौन है, कि ये किसकी वजह से है, ये जैसे जो टीबी होती है वो किसकी वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम जो बैसिलाई होता है उसकी वजह से ही टीबी कॉज होती है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया है वीडियो, ठीक है, आपको लगता है ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।